राज्यपाल या उनके हाथ से कागज छीनना, ये जो परंपरा है ये लोकतांत्रिक परंपरा के विपरीत आचरण माने जा रहे हैं। और इन्हीं को ही मतलब क्या कहते हैं ना, एक आज जो एक सस्ती लोकप्रियता बनाने के लिए या राजनीतिक माइलेज लेने के लिए एक ये प्रथा है। ये संसद में मतलब इनके जो सबसे बड़ी पंचायत है, इसका मकसद ये है कि आम जनता के मुद्दों को और समस्याओं को उजागर होना और उसके लिए कानून बनाना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि वहां माइलेज लेने की इसको एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया जी, जबकि अधिक सदस्यों के पास प्रिविलेज राइट है उनके पास में, वो नियमों के अनुसार बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी इसमें अभिभाषण में भी ऐसा नहीं है कि राज्यपाल पढ़ के चले गए और अभिभाषण की क्रियान्विति जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो, उसके बाद में एक डिबेट होती है, आपके प्रस्ताव रखा जाता है सत्ता पक्ष के किसी सदस्य की ओर से, फिर उसका समर्थन होता है और उस पर एक लंबी बहस होती है, फिर धन्यवाद आता है। तो तमाम जो चीजें होती हैं वो एक 2-3 दिन का वक्त भी मिलता है। लेकिन ऐसे में नियम और कानून के साथ में, और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये केवल हम राजस्थान विधानसभा को कोट नहीं कर रहे हैं, ऐसी परंपराएं एक बनने शुरू हो चुकी है जो लगता है कि एक सवाल खड़ा करती है। मीना साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आपने पार्लियामेंट भी देखा है और असेंबली में भी आपका अनुभव रहा है, मैं दोनों जगह के बात जानना चाहूंगा। अभी महेश जी कह रहे हैं कि थोड़ा संयम बरतना चाहिए, केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सरकार चाहे किसी की भी और बात राजस्थान की नहीं कहीं की भी हो सकती है, राज्यपालों के हाथों से छीन लिया जाता है, हल्ला होता है, डायस तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। क्या वास्तव में इन सब चीजों को लेकर के कुछ सुधार होना चाहिए, या फिर वही एक वक्त होता है जिसमें आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं? राज्यपाल के पास में जब लगता है कि किसी योजना को लेकर कोई खामियां हैं या रिलेवेंट नहीं है, इससे प्रदेश के को हानि हो सकती है, तो राज्यपाल के पास में तो ज्ञापन देने का भी एक अवसर होता है। देखिए, राज्यपाल संवैधानिक पद है और वो निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही है जी। यदि वो स्थिति रहती तो कभी भी सदन में हल्ला नहीं होता था। पहले के गवर्नर्स की आप देख लीजिए, रूलिंग्स देख लीजिए, इनका व्यवहार देख लीजिए। आज तो पर्टिकुलर पार्टी के साथ लग करके चलने की स्थिति आ गई। लेकिन इससे परे जाकर के महेश जी ने बहुत अच्छा कहा, नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद महेश जी को ध्यान नहीं है, इन्हीं के अखबार में भी आया, सभी अखबार में आया, भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में कहा डट के जवाब देंगे। पता इस तरह का अग्रेसर या उत्तेजित करने वाली भाषा का उपयोग हो रहा है। जो सदन में सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है स्पीकर की, वो सबसे सदन का सर्वोच्च पद होता है, वो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा आदरणीय माना जाता है सदन चलता है तो। लेकिन सदन में चेयरपर्सन का, अध्यक्ष जी का जो व्यवहार रहा जब से वो अध्यक्ष बने हैं, तो ये स्वाभाविक है कि लोगों के दिमाग में, विधायकों के दिमाग में वो चीज आ रही है। पार्लियामेंट वाली स्थिति अलग है। पार्लियामेंट में पहले इस तरह का हल्ला नहीं होता था। जब भारतीय जनता पार्टी पावरफुल होती गई तो वो हल्ला करती गई, उसकी परिपाटी को कांग्रेस अपना रही है तो वो अलग चीज है, उसको मैं यहाँ नहीं लाना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान विधानसभा का इतिहास बड़ा गौरवमय रहा है, उसको छिन्न-भिन्न किया गया है। अब जिस तरह से विधायक दल की मीटिंगों में जवाब देने का जिस तरह का शब्द होता है, ऐसा होना ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। पहली स्थिति राजस्थान में क्या हो रहा है ये आपको पता है, ये आप कांग्रेस के विधायकों को या विपक्षी विधायकों को नहीं दे सकते। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डरा करते हैं कि हमारी पार्टी के खिलाफ, ऐसा जिससे तीखा होगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, केवल ढांचा है गवर्नमेंट का, कुछ नहीं हो रहा। आपने राजीव गांधी का नाम अटल सेवा केंद्र लिख दिया। इस तरह का उदाहरण मेरे क्षेत्र में मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, बीसलपुर परियोजना से जो पानी देना था वो ठप हो गया। जो चीज 3 साल में होना था, 1 साल का काम पूरा करके गवर्नमेंट बदल गई, वो 5 साल तक नहीं हो रहा। तो ये राजस्थान में सब जगह हो रहा है। रिफाइनरी के बारे में आया होगा, वो सही है, लेकिन राजस्थान गति नहीं पकड़ रहा है। गांव में आज आप देख लीजिए, बाड़मेर में जाकर के यदि कोई विधायक जो भाजपा का है वो दुखी मन से हो या आपस में झगड़े हो तो फिर क्या होगा, गवर्नर भाषण में उसका रिफ्लेक्शन जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में विधानसभा में चर्चा होना चाहिए। मैं मानता हूं सब चीजों से परहेट करके शालीनतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों का होगा। जिसके पास बहुमत है वो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि शालीनपूर्ण व्यवहार करे, और स्पीकर की जिम्मेदारी ज्यादा। चेयर में बैठने के बाद 1-2% की तो मैं नहीं कहता, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, लेकिन वो मुखौटा जिस तरह से मुख्यमंत्री का, पार्टी का नहीं, मुख्यमंत्री का मुखौटा बन करके यदि कोई भी स्पीकर किसी भी असेंबली का, पार्लियामेंट का चलेगा, निश्चित तौर पर सदन में अराजकता की स्थिति तो नहीं कहता, लेकिन हल्ला होगा और व्यवहार में वो व्यवहार नहीं आएगा जो आना चाहिए। मीना साहब, सरकार ने अपनी उपलब्धियों में एक 28वां जो बिंदु है, उससे पहले भी 2-3 खनिज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, पेज नंबर 11 पे है वो अभिभाषण के,
इसमें तेल उत्पादक क्षेत्र देश का अग्रणी प्रदेश बना, दूसरा अग्रणी प्रदेश है बॉम्बे हाई के बाद में। और दूसरी बात इनमें कहा है कि घरेलू जो कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो 24% राजस्थान दे रहा है। यह एक सवाल है मेरा आपसे कि पिछले बार से भी कुछ चीजें होंगी जब ये निश्चित रूप से, चाहे आपका जो वक्त रहा इन्होंने बढ़ाया, इनके वक्त को आपने आगे बढ़ाया, तब ये सब चीजें चल रही हैं। क्या माना जा सकता है कि वास्तव में अब रिफाइनरी जो है वो रिलेवेंट मैटर है? अगर खामियां कहीं पहले रही थी तो उसे दूर की जानी चाहिए। जब हमारा यहाँ का अपना प्रोडक्शन है तो मुझे लगता है कि उसकी दोहा इंडस्ट्री की भी यहीं पे उगलनी चाहिए। देखिए, प्रदेश के विकास को राजनीति से नहीं तोला जा सकता, न तोलना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इसको पूरी तरह से राजनीति, एक तरफ तो हम हर गवर्नर स्पीच में बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, स्पीचेस दे रही है, मीटिंग में कह रही है, बड़ी वाई लूट रहे हैं, तो फिर 3 साल तक इन्होंने क्या किया ये रिफ्लेक्शन जाएगा। पिछली वाली सरकार ने क्या किया ये जाएगा। हम जिस भाषा को बोल रहे हैं तो चुनाव आगे इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं, हमें फील्ड में काम करना पड़ेगा। ये सही है, कुछ भी हमें देना पड़े। ये कहना था उस सरकार ने लूट लिया, वो कर लिया। यदि इंडियन ऑयल के पास जाते हैं हम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास जाते हैं, वो सरकारी कंपनीज है, हमारी ऑन कंपनीज है, जो हमारे उसमें हिस्सा है, हम उसमें शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक का पैसा है। यदि उनसे यदि कोई टाई अप किया है और प्राइवेट के पास जाए, उसमें तो दिक्कत आ सकती है। तो ये जो कहना ये सही है कि राजस्थान यदि 3 साल पहले से ही इस काम को गति मिल दी जाती, इसको ठंडा नहीं किया जाता, तो आज हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सोचना कि साहब हमारा इतना पैसा लगेगा, वो करेगा, हम कर क्या रहे हैं। आज सड़क में टोल नाके हैं, आपके रोड में फिर भी टैक्सेस ले रहे हैं 3-3, 4-4 तरह के। कहाँ नहीं हो रहा, स्वच्छता के नाम से टैक्सेस है, गाँव में पानी नहीं है, सारी योजनाएं ठप पड़ गई। और कहते हैं कि साहब ये रोजाना एडवर्टाइजमेंट, जितने करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट दिया है उतने करोड़ रुपए का तो हम योजना में क्यों नहीं लगा रहे, हम एडवर्टाइजमेंट चेहरा क्यों दिखा रहे हैं। आखिर ये, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रहा हूं कि ये माहौल इस कदर कहां जा रहा है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग है, मंत्री का ओएसडी पैसा खाने को लग जा रहा है, ओएसडी फिर भी पद पे बैठा रहे, किसी भी मिनिस्टर का पीएस उसमें इन्वॉल्व हो फिर भी वो पद पे बैठा रहे। फिर ये बड़बड़ चढ़ करके हम मेरे बेटे को भी हम भ्रष्टाचार में, ये मैंने कह दिया है। बेटे के बारे में यहां नहीं कहना चाहता कि टीवी है, क्योंकि हम भी पॉलिटिशियन है, हम उन पॉलिटिशियंस में नहीं दूसरों में गालियां निकाले। हर चीज सामने है, क्या नहीं हो रहा राजस्थान में। यही कारण है कि वरिष्ठ जिनके लिए कहा जाता है, कोई बोलते साहब मंत्री नहीं है, यदि वो कोई कहता है तो उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए। मैं आज याद करता हूं हरदेव जोशी तक, उसके बाद की मैं नहीं कहता। हरदेव जोशी हो, मोहनलाल सुखाड़िया हो, या हमारे माननीय भैरव सिंह जी शेखावत, विधायक के क्वेश्चन से सीखते थे सरकार कैसे चलाई जानी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। हमारे काम में कहीं खामी रह गई, हमने किसी को मदद भी की, वो पकड़ में आ गई, तो मदद इस ढंग से करिए ताकि जनता का हित नहीं है तो, और हमारी बदनामी, ये चीजें आज नहीं हो रही। आज तो प्रेजुडिस होकर के काम कर रहे हैं, प्रेजुडिस होकर इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, और ये अपने सत्ता का दुरुपयोग होता है। यदि ऐसा होता है, आपको लग रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? 101%। चलिए मदन जी जवाब देंगे इसका। मदन जी, रिफाइनरी मुझे लगता है कि रिलेवेंट, आप लोगों ने प्रोडक्शन भी बढ़ाया है, और मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे हम बढ़ाए जा रहे हैं, बहुत बढ़ जाता जी। लेकिन रिफाइनरी के क्षेत्र में सरकार हर बार यही कह रही है कि हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 8 मार्च को जो बजट आएगा प्रदेश का, जिसकी संभावना है कि रिफाइनरी का उल्लेख उसमें किया जा सकता है, लेकिन 3 साल का समय बीतने के बाद अभी तक हो सकता है कि प्रोग्रेसिव आप लोगों के कदम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट निकला नहीं है कि किस दिशा में रिफाइनरी जाएगी। देखिए, पहले तो मुझे वो जवाब देने पड़ेंगे जो आदरणीय रामनारायण जी ने खड़े कर दिए सवाल। जैसे इस बार जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो हुआ, उसमें विपक्ष के एक सदस्य ने एक शब्द नहीं बोला, शांतिपूर्वक सब सुनते रहे। ये कांग्रेस के लोग हंगामा करते रहे, विपक्ष के लोग हंगामा करते रहे, हमने किसी भी सदस्य ने उनको टोका तक नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष महोदय के बारे में इन्होंने कहा कि वो एक सरकार के हिसाब से और ऐसे ऐसे बातें उठा देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का तो आज कोई अभिभाषण के समय में काम ही नहीं था, साथ साथ आए, साथ साथ बैठे, एक लफ्ज उन्होंने बोला नहीं, और चुपचाप महामहिम के साथ साथ ही निकल गए। यहां तक की बात है, जब महामहिम का अभिभाषण हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी कुछ नहीं बोला। 2 बातें तो ये रही। वैसे मदन जी की बात नहीं काटना चाहिए, बोली पाड़ी 2 भाषा ज्यादा चूक, एक लफ्ज नहीं बोला। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कोई केवल पहले की मतलब क्या क्या रहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन
आज की बात जो अभिभाषण के समय की है, बिल्कुल शांतिपूर्वक सदन, मतलब हमारा सत्ता पक्ष पूरी तौर पर शांतिपूर्ण था। जब हंगामा ज्यादा होता रहा तो फिर राजेंद्र जी ने जरूर ये बात कही कि साहब यदि हंगामा ये कर रहे हैं तो अंतिम पैरा पढ़ करके इसको पढ़ावा मान लिया है। और ये नई परंपरा ने पहली बार कई बार हुआ भी है, ये निवेदन किया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो पहली बात तो ये है कि हमारी ओर से शांति थी, कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय बात नहीं थी। दूसरा, इस बार ये बात बिल्कुल सही है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की एक शिकायत नहीं है, कहीं पर भी कहने को नहीं मिलेगी। हमने डायरेक्ट पैसा जो है उस खातेदार के खाते में सीधा जमा कराने की व्यवस्था करी, चाहे पेंशन का पैसा हो, चाहे नरेगा की मजदूरी का पैसा हो, चाहे सब्सिडी का पैसा हो, या किसी भी प्रकार का, चाहे उसका प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो या और किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ की पैसा हो, तो सीधा उस जो मतलब जिसको मिलना चाहिए उपभोक्ता को उसके खाते में जमा कराया। तो बीच ही कड़े खत्म किए हैं जिसको लेकर के दलाली की बातें आ रही थी। राशन डीलिंग, राशन जो है उसमें भी हमने वो स्वैप मशीनें लगा दी, वो करवा दी, ताकि अंगूठे के निशान से, आंख के निशान से, या कैसे भी करके उसको सही चीज मिल जाए, उसमें भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। तो ऐसे बिचौलिए जिनको अब काम यानी कमाई का मौका नहीं मिल रहा है, बीच में कुछ उड़ाने का, गप कमाने का, खाने का मौका नहीं मिल रहा है ना, वो चिल्ला रहे हैं हमारी सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा, रिफाइनरी की जो आपने बात की, निश्चित रूप से रिफाइनरी लगेगी, अपने हितों को ध्यान में रख करके लगेगी। जो कांग्रेस राज में जिस प्रकार की रिफाइनरी की जो इन्होंने एमओयू कर लिया था, जिसमें जमीन हमारी, तेल हमारा और पैसा ही हम ही दें, लगातार देते जाएं, बिना ब्याज के पैसा देते जाएं, 8-8 वर्ष तक पैसा देते जाएं, ये क्या बात होगी? एक बार तो बड़ी राशि है ना, बहुत बड़ी राशि उनको दे दें और उसके बाद पैसा भी हम देते जाएं और फिर हमारा परसेंटेज भी कम, ये संभव नहीं है। इस बार हम निश्चित रूप से अपने हितों को, राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को कैसे लाभ मिल सकता है, राजस्थान की जनता को किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी मुख्यमंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि किस प्रकार से एमओयू करे। बात चल रही है, निश्चित रूप से वो इंप्लीमेंट होगी और अभी आपको कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में ये सब आपके सामने, सदन के सामने, जनता के सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लाभ ले रहे हैं। आपने ये हाई की पेट्रोलियम इस प्रोडक्ट की बात की, निश्चित रूप से उसमें भी राजस्थान अग्रणी है, 24%। ये बात जो अब अभिभाषण में कही गई है, निश्चित रूप से राजस्थान में इसका भी लाभ मिल रहा है। हमने जो कई काम ऐसे किए जो उल्लेखनीय काम थे, जो पहले कभी कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। ये शौचालय के निर्माण की बात कांग्रेस के किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई? क्यों गंदगी के और उस दिशा में हमारे लोगों को भेजते गए? यानी हमारे देश की छवि का भी मामला है। मैं आपसे कहूं, विदेशी लोग मेहमान यहाँ आते हैं, वो ट्रेन में जब यात्रा करते हैं और जब ये देखते हैं कि हमारे ये नौजवान हिंदुस्तान का कहां बैठा बैठा शौच का निवृत्ति कर रहा है, हमारे देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लेकिन हमने इसकी चिंता की, हमारे घर घर में शौचालय का निर्माण कराया, गांवों में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण कराया, ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया, पानी की व्यवस्था कराई, सिंचाई की परियोजनाएं हमने पूरी करवाने की कोशिश की, कई परियोजनाएं हमने की, बिजली में हम व्यवस्था कर रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार ने काले कारनामे किए थे, जो एमओयू गलत तरीके से कर दिए थे, उसमें भी हमने व्यवस्था करी कि 25 पैसा सरकार भुगतेगी, 60,000 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार इस कंपनियों को देकर के, और इस कंपनियों को, और ताकि हमारी जनता पर भार नहीं पड़े, ये सब काम हमने किए हैं। कौशल योजना हमने पूरी करने की कोशिश की है। किस प्रकार से कौन सा जनता को लाभान्वित किया जा सकता है, रोजगार सृजन की हमने कोशिश की है, ये सब काम हमने किए हैं। चलिए महेश जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। रिफाइनरी मुझे लगता है कि आज भी इश्यू है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और एक निश्चित रूप से एक डिबेट का विषय भी बन चुका है। सरकार के 3 साल निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में, मुझे ध्यान है कि जुलाई के अंदर उनका स्टेज था, जब पहला बजट पेश किया था उन्होंने, तब कहा था रिफाइनरी और मेट्रो दोनों को लेकर के कितने ब्रिज बन सकते हैं, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, इतने 1000 किलोमीटर सड़कें बन सकती हैं। अभी क्या लगता है कि सरकार इस पे कोशिशें भी कर रही है कि रिफाइनरी लगनी चाहिए, इसको खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 साल का वक्त निकल चुका है, 3.25 साल का। अभी हो सकता है सरकार अपने स्तर पे काफी आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन अभी प्रदेश की जनता में, या ये कहें कि कोई ऐसी प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि 2 कदम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब इस पे बैकफुट में नहीं आएंगे और प्रदेश का बहुत बड़ा भला होने वाला है। लगता है कि बजट सत्र है, इसमें कोई ऐसी चीज आनी चाहिए, क्योंकि हम पूरे मैनिफेस्टो को माफ करिएगा, अभिभाषण को देखें, इसमें उत्पादन सारी चीजें हैं, प्रदेश में किस तरह का प्रोग्रेसिव वर्क हो रहा है, वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन रिफाइनरी का जिक्र अभी भी नहीं है इसके अंदर जैसा होना चाहिए। तो क्या माना जाए कि
सरकार अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, नहीं तो शायद इसमें बहुत अच्छे से बताया जा सकता था कि रिफाइनरी में हम वहां तक पहुंच चुके हैं और इन कंडीशंस को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम रिपोर्ट पे फाइनल बात होनी है हमारी, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, जहां तक है रिफाइनरी का सवाल है, तो इसको एक ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा इशू हो गया जिसको लेकर के सत्ता और विपक्ष दोनों ही क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जी। अभी हाल ही में देखा होगा, कुछ दिन पहले ही वहां हड़ताल भी रही है बाड़मेर जिले के अंदर रिफाइनरी को लेकर के। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने ये कहा भी था इसमें कि एक कमेटी गठित कर की है, वो पूरा उस पर मतलब उसका विश्लेषण कर रही है, उसमें एक्सपर्ट भी है और वो अपना राय भी दे रहे हैं। अब वो लेकिन इसमें है कि अब जितना ज्यादा डिले होगा उतना ही राजस्थान को घाटा हो सकता है। तो इस बारे में राज्य सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि रिफाइन मतलब क्या कहता है, जब इतना अकूत हमारा जो 24% कच्चे तेल का भंडार बताया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारा हिस्सा बताया जा रहा है राजस्थान उत्पादन में हमारी पार्टनरशिप है, ये जो 24% बहुत होता है। और इसको जब हमारी जो सहभागिता है, तो इसके लिए जो एक डिमांड है, रोजगार का एक जरिया है, इसको जल्दी से जल्दी फाइनल करना चाहिए। अब वो किस स्टेज में है क्या नहीं है, हो सकता है कि बजट में उसका कुछ वो हवाला दे, लेकिन हाँ ये बहुत है कि 3 साल की पीरियड में अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकलना, तो निश्चित रूप से विपक्ष इस मुद्दे को बनाएगा। साथ ही जनता भी कहेगी कि भाई 5 साल दे दिए थे, 5 साल में भी 3 साल आपके बीत रहे हैं और बीत चुके हैं और उसके बाद में भी आपने कोई नहीं लिया। तो ये सरकार को सोचने का एक गंभीर विषय है, क्योंकि अब बार बार सरकार ये नहीं कह सकते कि हम इस पे कोशिश कर रहे हैं या पूर्ववर्ती सरकार पे ढोला जा सके। सरकार को कोई तो स्टैंड लेना पड़ेगा, या तो नहीं लगाएंगे हम, फिर बहुत लॉस का सौदा है। मुझे लग रहा है कि सकारात्मक संकेत इसलिए लिखे, बीकानेर के अंदर जो रिजर्वायर जो बनाया जा रहा है तेल का, भी इसी बजट में जो घोषणा हुई है कि जिसमें काफी कैपेसिटी में मतलब तेल कच्चा तेल संग्रह किया जाएगा, तो शायद ये इस स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। होना चाहिए। और हमें भी लगता है कि एम्प्लॉय बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयर साबित हो सकता है गवर्नमेंट के लिए अगर रिफाइनरी को लेकर के आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर इस पे कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन अभिभाषण की बात करें तो केंद्र सरकार की उन योजनाओं का भी इसमें जिक्र किया गया है, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात तो हो, नोटबंदी का भी जिक्र किया गया है, तमाम जो केंद्र की जो योजनाएं चली, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार किए गए हैं वो चीजें हों, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो दावा किया गया है, यानी कि आप और हम अक्सर जो चीजों को सुनते हैं और सरकार के जो स्टेप्स होते हैं जिन्हें जनता को समर्पित करती है, वो तमाम चीज इस डॉक्यूमेंट में है। और ये एक परंपरा भी रही है कि सरकार बजट सत्र, क्योंकि महत्वपूर्ण और बड़ा सत्र होता है, उससे पहले तमाम जो चीजें हैं सरकार का ये फेस है और सरकार इस तरह से काम कर रही है, वो सदस्यों को अवगत हो सके, उस पर एक डिबेट हो सके, और उसके बाद बजट का एक जो सिलसिला आता है वो होगा। तो चलिए, अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का राजस्थान विधानसभा का आगाज हो चुका है और 3 दिन के अवकाश की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अब डिबेट सोमवार से होगी इस पे। और जैसे मैंने बताया कि सरकार की तमाम जो स्टेप्स हैं, जो जिसे जनहित के लिए कहा जाता है, वो तमाम चीजें इसमें सम्मिलित हैं। चलिए, आप सब जुड़ रहे हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खास खबर में बस आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान बीएसएनएल के सीजीएम श्री रमेश आर्य साहब। आर्य साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आर्य साहब, राजस्थान में आप महत्वपूर्ण पद पे हैं और बीएसएनएल जो सेवाएं प्रोवाइड करा रहा है उससे जुड़ा एक सवाल है मेरा आपसे कि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। एयरटेल भी है, रिलायंस भी है, बहुत सारी एजेंसीज कंज्यूमर के लिए उपलब्ध हैं। ऐसा क्या है कि बीएसएनएल से लोग जुड़े? बीएसएनएल के बारे में कुछ खासियतें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहूँगा। एक तो बीएसएनएल डीओटी से कन्वर्ट होकर के बना है, तो डीओटी जब से था या बीएसएनएल को सारा का सारा वो काम मिल गया है, तो वो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जो रूरल एरिया में भी अवेलेबल है, अर्बन में भी अवेलेबल है, रिमोटेस्ट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। आप बद्रीनाथ जाओगे तो वहाँ भी आपको बीएसएनएल की सर्विस मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को जब से मोबाइल लाइसेंस मिला, हम भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और इस टाइम तो हम चौथे ऑपरेटर हैं। इस टाइम पहले 5वें पे थे, अब चौथे पे आ गए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास 52 लाख कस्टमर्स हैं राजस्थान में जी। और पूरे हिंदुस्तान में करीबन 10 करोड़ के आसपास है। हमने सभी को रोमिंग फ्री दे रखा है बीएसएनएल में। रोमिंग फ्री का मतलब है कि अगर आप राजस्थान के कस्टमर हैं और आप अगर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वहाँ कहीं भी जाते हैं तो रोमिंग चार्ज नहीं लगेगा। रोमिंग चार्ज, इनकमिंग कॉल जो चार्ज होती थी वो नहीं है, इट इज स्पेसिफिक। दूसरा, और सिंगल सर्विस प्रोवाइडर है जो शायद रोमिंग फ्री दे रहा है जी, ये स्पेसिफिक है। तीसरा ये कि करीबन 2-2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। चौथी स्पेसिफिक बात ये है कि लैंडलाइन में हमने पूरे हिंदुस्तान को लोकल कॉल कर रखा है, यानी 2 मिनट का एक सिंगल चार्ज होगा। जबकि जब ये बीएसएनएल बना था उस टाइम एक जो कॉल थी हमारी, जैसे दिल्ली से मुंबई भी कॉल होती थी या जयपुर से लखनऊ कॉल होती थी, तो उसका चार्ज जो होता था मोर देन 500 किलोमीटर, 2 सेकंड की एक पल्स होती थी, यानी 1 मिनट का 30 रुपये लगता था। और अब 2 मिनट का 1 रुपया लगता है। आप श्रीनगर से कन्याकुमारी भी करें तो यानी 60 गुना हमने सस्ता कर दिया। यहाँ सर ये एक सवाल है बीच में मेरा, ये टेक्नोलॉजी की वजह से सस्ती दरें कंज्यूमर को मिल पा रही हैं या कंपटीशन की वजह से? बाद में जवाब देता हूँ मैं आपको जी। जो पहले आपने बीएसएनएल के स्पेसिफिक पूछा ना, तो इसके अलावा बीएसएनएल जो है, अभी हमने 2-3 पॉइंट आपको बताए। संडे और रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लैंडलाइन से बिल्कुल फ्री कॉल देता है। यानी आप कहीं भी कॉल करिए, मतलब बीएसएनएल से बीएसएनएल लैंडलाइन करिए, बीएसएनएल से बीएसएनएल मोबाइल करिए या बीएसएनएल लैंडलाइन से किसी अदर ऑपरेटर को कॉल करिए, मोबाइल या लैंडलाइन कोई भी, वो सारी फ्री है। और संडे को भी फ्री है। तो अगर संडे और ये नाइट फ्री आवर्स अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग पूरे साल भर में अराउंड 50% फ्री टाइम मिलता है। तो इतना सब कुछ हमने पब्लिक के लिए कर रखा है। इसके अलावा बीएसएनएल की खासियत आप देखिए, हम लैंडलाइन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, मोबाइल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, फाइबर टू द होम वो भी करवा रहे हैं, वाईफाई सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज कोई एक ऑपरेटर आपको हिंदुस्तान में नहीं दे रहा। तो ये वजह है बीएसएनएल से लोग इस वजह से जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह कि बीएसएनएल एक ट्रस्टेड ब्रांड है मार्केट में, क्योंकि हमारी बिलिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम बिल में कभी गड़बड़ी नहीं करते। सबको पता है कि इन्होंने जितना बोला उतना ही बिल आएगा। बाकी लोगों के साथ लोगों को दिक्कत आती है। अब आपका दूसरा सस्ती दरों की जो बात कर रहे थे। अब आप दूसरा प्रश्न बताइए। सस्ती दरों को लेकर के आपने बताया है कि हमारा जो कंज्यूमर को जो रेट्स हैं वो भी काफी सस्ती हैं। सस्ती की वजह मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन की वजह से या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से, वजह क्या है? देखिए कंपटीशन की वजह से जो सस्ती होती है रेट, ये तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इसी एक्सटेंड तक होती है कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा कम कर सकते हैं बस। घाटे में कोई सर्विस नहीं देगा जी। लेकिन फिर भी ये इतनी सस्ती हो रही है, उसका रीजन है टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने ये इस तरह से हाफ रेट में और
वो फ्री कॉल्स और ये लोकल कॉल कर दिया, पूरे इंडिया को लोकल कॉल कर दिया, इसकी वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे खर्चे कम होते जाते हैं, फैसिलिटीज बेटर होती जाती हैं, तो इसके नेट इफेक्ट जो है वो पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए हम रखते हैं। जी, प्रधानमंत्री का सपना है डिजिटल इंडिया जी, बीएसएनएल एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसमें, तो बीएसएनएल ऑलरेडी बड़ा रोल ही प्ले कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? देखिए, डिजिटल इंडिया में अभी आप देखेंगे कि शहरों में तो अपना आप ही डिजिटल इंडिया आ रहा है जी, प्राइवेट ऑपरेटर्स और सब कुछ सारी फैसिलिटीज डिजिटल इंडिया की ला रहे हैं, लेकिन गांव में कोई नहीं जा रहा है। इसलिए जो हमारे सरकार की इच्छा है कि भाई कि गांव में जाए, तो उन्होंने 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का काम बीएसएनएल को और 1-2 ऑपरेटर्स और उनको दिया है। मेजर काम बीएसएनएल के पास है। तो उसमें फर्स्ट फेज में जैसे अभी 31 मार्च तक लगभग 1 लाख गांवों को कंप्लीट करना है और इस साल के एंड तक 2.5 लाख गांवों तक ये पहुंचाना है और फिर उसके बाद बचे हुए गाँव। तो ये सारा काम बीएसएनएल कर रहा है। अभी जैसे हमारे राजस्थान में हमें टारगेट दिया गया है 6,811 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाएंगे, तो 90% गाँव में तो हम पहुंचा चुके हैं। अब उनको कनेक्ट करने का काम चल रहा है। कब तक होगा ये पूरा? 31 मार्च तक हम ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देंगे, प्रोवाइडेड थोड़ा ऑप्टिकल की कमी है, फाइबर केबल आया नहीं। तो माना जा सकता है कि टारगेट 2017 में कंप्लीट कर लेंगे? नहीं, 2017 तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये 31 मार्च तक नहीं तो 1-2 महीने और गिन लीजिए, क्योंकि फाइबर आएगा, फाइबर आने के बाद प्ले करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अभी तक हम 5,500 ग्राम पंचायत में तो ऑलरेडी फाइबर ले कर चुके हैं, वो तो तैयार है हमारे पास। उसमें तो क्या है कि आगे पीछे के जो कनेक्टिंग इक्विपमेंट लगाने और उसके बाद सर्विस देना शुरू कर सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, उनको यूज करना है, वो कैसे यूज करना चाहते हैं वो उन पे निर्भर करता है। सर्विस प्लेटफॉर्म हम तैयार करके दे रहे हैं, सर्विस प्लेटफॉर्म लेना उनको ठीक बात करें। यहाँ सर आपने एक बात कही है कि विलेज में या रूरल बेल्ट में सिर्फ बीएसएनएल या एक आध कोई ऑपरेटर और जा रहे हैं, वजह क्या है कि घाटे का सौदा है? क्यों नहीं जाते हैं दूसरे लोग? देखिए, आप तो जानते हैं ना कि गांव में आपको सर्विस ले जानी है तो कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, तभी तो सर्विस जाएगी वहाँ। इवन जैसे मोबाइल सर्विस भी है, आपको लगता है सिर्फ टावर खड़ा किया सर्विस दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उस टावर को मेन सिस्टम से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर भी लगानी पड़ती है। तो गांव में अब एक छोटा से गांव का क्लस्टर ले लीजिए, 10 गांवों का क्लस्टर, एक गांव में 3 कनेक्शन की डिमांड, एक में 5 की डिमांड है। एक एक्सचेंज अगर आप लगाएं, छोटा एक्सचेंज भी 250 लाइन का होता है, वो अगर लगाते हैं तो हर गांव को 5-5 कनेक्शन के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर केबल बिछानी पड़ती है। केबल बिछाना बड़ा कॉस्टली अफेयर है, बहुत खर्चा आता है। एक पेयर की कॉस्ट 40-40 हजार रुपये, वो उससे भी ज्यादा आती है। तो इतना प्राइवेट ऑपरेटर क्या करता है, उसका जो है मोटो है प्रॉफिट का, कि भाई मैं 1 लाख लगाऊं तो मुझे 10,000 प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, इस तरह का उनका मोटो रहता है। बीएसएनएल जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से हमारी प्रेजेंस है गांव में, तो हमें तो ये है कि